हेलो स्टूडेंट, मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने प्लांट इकोलॉजी के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने अजैविक कारक या एबायोटिक फैक्टर को हमने देखा था और एबायोटिक फैक्टर में हमने लाइट की बात की थी कि प्रकाश किस प्रकार से किसी भी पादप को प्रभावित करता है। प्रकाश की मात्रा को अगर कम कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो किस प्रकार से वह पादप पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो हमने देखा कि जो प्रकाश होता है वो पादपों में बाष्पोत्सर्जन, अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण आदि कई जैसी अभिक्रियाओं या क्रियाओं में वह प्रभाव भी डाल रहा था। उसके बाद में हमने बात की थी, एक हमने वर्ड भी पढ़ा था पार, PAR, जिसकी फुल फॉर्म होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अर्थात प्रकाश संश्लेषी एक्टिव रेडिएशन होती है, जिसमें क्या होता है कि इसी प्रकाश संश्लेषण की रेडिएशन पर कोई भी पादप अपना भोजन बनाता है और पत्तियों की सहायता से वह अपना भोजन बनाकर निर्मित करता है। तो हमने पार को भी देखा था। हमने उसके बाद में यूवी लाइट के बारे में भी बात की थी कि यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट कितने टाइप की होती है। तो उसमें हमने देखा कि अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C टाइप। तो वो अपने अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रकार हो गए थे। अब हम आज अपना सॉइल, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण अजैविक कारक, दूसरा एबायोटिक फैक्टर होता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल या मृदा क्या होता है और यह किस प्रकार से किसी पादप के लिए उपयोग में होता है। तो सॉइल किसी भी भूस्तर का प्रथम स्तर होती है या पहली चरण में उसकी एक ऐसी मात्रा होती है जिसमें कि कोई भी वनस्पति या पादप अपना जर्मिनेट या अंकुरण करता है, जिससे कि वह आगे वृद्धि कर पाता है। तो अपन मृदा जिसको कह रहे हैं और इसे सॉइल कहते हैं, यह किसी भी भूपर्पटी या पृथ्वी पर एक स्तर होता है जिस पर कोई भी पादप अंकुरण करके वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है। तो वह मृदा होती है। अब हम मृदा या सॉइल के शब्द या वर्ड के बारे में बात करें तो मृदा शब्द ग्रीक वर्ड सोलम, सॉइल वर्ड ग्रीक वर्ड सोलम से मिलकर बना है। सोलम एक वर्ड था ग्रीक में जिसका अर्थ होता है कि भूपर्पटी पर मृदा में उगने वाले पादप। तो सोलम सॉइल को निरूपित करता है, सॉइल को बताता है कि सॉइल जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड सोलम से मिलकर बना होता है और सोलम का मतलब होता है कि भूपर्पटी पर मृदा में उगने वाले पादप। तो इस प्रकार से अपना वर्ड सॉइल भी हमने देखा था कि किस प्रकार से वह बना है। अब हम इसके बारे में और भी बात करें तो हम देखते हैं कि सॉइल का या मिट्टी का, मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मृदा निर्माण चट्टानों के अपक्षय या क्षरण से होता है और यह चट्टानें जो होती हैं वो कई कालांतर या अधिक लंबे समय तक क्षय होती रहती हैं, टूटती रहती हैं। तो उनके अपक्षरण या क्षरण से ही मृदा का निर्माण होता है। तथा मृदा में हम और भी
बात करें तो इसमें कार्बनिक भाग भी, ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होता है, जिसमें कि क्या होता है कि जब कोई भी वनस्पति या कोई भी जंतु मृत अवस्था में होता है, किस अवस्था में होता है वो? मृत अवस्था में, अर्थात वो मर जाता है तो वह मृदा में विलीन हो जाता है। मृदा में विलीन या मिल जाता है तो विलीन होने के बाद में क्या होता है कि वह ह्यूमरस, विलीन होने के बाद ह्यूमरस का निर्माण करता है। ह्यूमस किसका निर्माण करेगा? ह्यूमस का। ह्यूमरस जो कि अपनी जैविक खाद भी अपन इसको कहते हैं ह्यूमरस को। तो चट्टानों के अपक्षरण से तथा ह्यूमरस से किसी भी मृदा का निर्माण होता है। और मृदा निर्माण की प्रक्रिया फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल को हम क्या कहते हैं? पीडोजेनेसिस। मृदा निर्माण को मृदा जनन या पीडोजेनेसिस, पीडोजेनेसिस कहलाता है। पीडो मीन्स मृदा, जेनेसिस मतलब निर्माण। तो मृदा का जनन या निर्माण ही अपना पीडोजेनेसिस या मृदा जनन कहलाता है। अब अपन उसके बाद में बात करें कि विज्ञान की कौन सी शाखा है जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा अध्ययन किया जाता है, उसे हम मृदा विज्ञान क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी, मृदा विज्ञान उसको कहा जाता है। आजकल क्या है, पीडोलॉजी या मृदा विज्ञान को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि पेडियोएडोलॉजी। तो इसमें अपन मुख्यतः इसको पीडोलॉजी ही जानते हैं कि मृदा विज्ञान पीडोलॉजी होती है। अपने जो मृदा विज्ञान के जनक हैं वो हैं दत्यावेच। अपने मृदा विज्ञान के जनक एक अपने रूसी वैज्ञानिक थे दत्यावेच, जो कि अपने मृदा विज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से एक मृदा की एक सामान्य जानकारी हुई कि मृदा क्या है कि पृथ्वी पर या किसी भी भूपरपटी पर पाए जाने वाले एक स्तर होता है जिसमें कि पादप अंकुरित होते हैं और ग्रोथ करते हैं। किसी भी पादप वनस्पति का उसमें निर्माण होता है। और जो अपना वर्ड है सॉइल, वो ग्रीक वर्ड सोलम से मिलकर बना होता है, जिसका मतलब होता है कि भूपरपटी पर मृदा में उगने वाले पादप। और जो मृदा निर्माण है वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, कई सालों में, कई वर्षों में इसका निर्माण होता है। और यह चट्टानों के अपक्षय या क्षरण के द्वारा या किसी वनस्पति या जंतु के मृत होने से वह मृदा में विलीन हो जाता है, तो वह ह्यूमरस का निर्माण करता है, जिसे कि हम जैविक खाद के रूप में भी जानते हैं और वह हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आजकल जैविक खादों को अपन कृषि में, खेती करने में भी काम में लिया जाता है। और उसके बाद में हम बात करें कि मृदा निर्माण को हम मृदा जनन या पीडोजेनेसिस कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है उसे मृदा विज्ञान या पीडोलॉजी भी कहते हैं। और रूसी वैज्ञानिक अपने दत्यावेच को मृदा विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से एक मृदा की अपनी जानकारी है कि मृदा क्या है क्या नहीं है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मृदा में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं कि मृदा
किन किन से मिलकर बनी होती है? मृदा के भाग। तो मृदा के अध्ययन से पता लगा है कि मृदा का निर्माण जैविक कारकों में अपना वनस्पति और ये जंतु आता है जो कि ह्यूमरस का निर्माण करता है। इसमें अकार्बनिक भाग भी आते हैं अपने। अकार्बनिक भाग में अपना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है इत्यादि आते हैं। और ऑर्गेनिक में अपन बात करें, ये तो हो गए अपने इनऑर्गेनिक या अजैविक अकार्बनिक और अपन कार्बनिक तत्वों की बात करें तो इसमें अपना कार्बन है जो कि मुख्यतः होता है कार्बनिक ऑर्गेनिक भाग होता है। और मृदा में इसके अतिरिक्त वायु प्रेजेंट होती है। वायु के अलावा जल भी प्रेजेंट होता है। किसी भी मृदा में जो जल होता है वह गुरुत्वाकर्षण विधि के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसको अपन गुरुत्वानुकर्षण जल भी कहते हैं। कौन सा जल? गुरुत्वाकर्षण जल भी कहा जाता है, जो कि गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण अपने अंदर खींच लिया जाता है। जब बरसात होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये अंदर चला जाता है। नंबर 2 पर अपन बात करें तो मृदा के कणों के चारों ओर भी जल पाया जाता है, जो कि हमें आर्द्रता जल उसको हम कहते हैं। कौन सा जल कहेंगे उसको हम? आर्द्रता जल। और यह मृदा कणों के चारों ओर व्यवस्थित होता है और यह चारों ओर व्यवस्थित एक पतली परत के रूप में होता है। कैसी परत होती है? पतली परत होती है। जैसे कि अपन माने कि ये कोई मृदा का कण है अपना, तो इसके चारों ओर यह जल आर्द्रता के रूप में पतली परत बनाता है, तो इसे हम आर्द्रता या हाइड्रोग्रोसिक वाटर भी कहते हैं। नंबर 3 पे अपन बात करें तो केशिका जल। कौन सा जल? केशिका जल, जिसे हम कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। और यह कैपिलरी वाटर या केशिका जल क्या होता है कि मृदा के कणों के बीच बीच में उपस्थित अंतराकोशिकीय अवकाशों में उपस्थित होता है। जैसे कि ये कई सारे मृदा के कण हैं ऐसे, तो इन मृदा के कणों के बीच में ये अंतरकोशिकीय अवकाश है, ये अंतरकोशिकीय स्थान या अवकाश। तो इनके मध्य में यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर, तो इनके मध्य में ही जल उपस्थित होता है। तो इस जल को हम केशिका जल के नाम से भी जानते हैं। और केशिका जल एक ऐसा जल होता है जो कि पादपों के द्वारा अपने उपयोग में लाया जाता है। केशिका जल को ही पादपों में उपयोग किया जाता है। और यह केशिका जल जो होता है वो केशिका नली आप जानते होंगे कि बहुत पतली महीन संरचना होती है, अपने बाल जैसी संरचना होती है। तो वो केशिका नली क्या होती है, उसमें पानी जाता है और ऊपर की तरफ वृद्धि करता जाता है। उसमें कई सारे प्रक्रम होते हैं जिसमें कि पृष्ठ तनाव है अपना, तो उसकी सहायता से पादपों में केशिका नली के द्वारा पादपों में ऊपर तक, शीर्ष तक, एपेक्स तक जल पहुंचता है। तो केशिका जल पादपों के द्वारा उपयोग में लाया गया। आर्द्रता जल जो होता है, जो मृदा के कणों के चारों ओर एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। तो वायु भी है, जल भी है, तो इस प्रकार से किसी भी मृदा में यह उपस्थित होता है। तो इसको हम मृदा के भाग या अवयव भी कहते हैं कि मृदा के कौन कौन से अवयव होते हैं। तो इसमें हमने अकार्बनिक और कार्बनिक भाग को, वायु तथा जल को भी देखा था। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस विधि से होता है और कौन कौन सी अभिक्रियाएं प्रोसेस में आती हैं। तो मृदा
निर्माण, जिसको हम पीडोजेनेसिस भी कहते हैं। तो मृदा का निर्माण जो होता है वो एक लंबी और बहुत ही लंबी, कई सालों में या कई कालांतरों के बाद में किसी भी मृदा का निर्माण होता है। तो मृदा निर्माण में क्या होता है कि कोई भी चट्टानें होती हैं उनमें घर्षण पैदा होता है। घर्षण पैदा होने से और वह धीरे धीरे टूटती हैं, अपक्षय होती हैं, उनका क्षरण होता है। क्षरण होने से बड़ी बड़ी चट्टानें छोटे छोटे कणों के रूप में वितरित हो जाती हैं और वितरित होने के बाद में मृदा के कणों का निर्माण होता है। चट्टानों के क्षरण से, किसके क्षरण से? चट्टानों के क्षरण से कालांतर में, कालांतर एक बहुत कई वर्षों का समय होता है, अपना कई वर्षों का समय होता है। तो उसमें चट्टानें टूटती हैं और मृदा का निर्माण करती हैं। अब अपन अगर मृदा निर्माण को अगर देखें तो मृदा निर्माण दो तरीके से होता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं अपने। 2 टाइप्स में फर्स्ट टाइप होता है अपना अपक्षय या क्षरण। अपक्षय या क्षरण में हम जानते हैं कि चट्टानों का क्षरण होता है। चट्टानों के क्षरण होने से छोटे छोटे कणों के रूप में चट्टानें वितरित हो जाती हैं और वह मृदा के कणों, सॉइल पार्टिकल का फॉर्मेशन करती हैं। जब चट्टानों के अपक्षय या क्षरण से मृदा के कणों का निर्माण होता है तो इन कणों को हम एक टर्म कहते हैं या नाम देते हैं। तो वह है अपना रिगोलिथ। क्या नाम है? रिगोलिथ। मृदा के कणों को, और मृदा के कणों को भी कब कहेंगे? जब वह अपक्षय होगा या क्षरण होगा। तो इस विधि में, क्षरण विधि में मृदा के कणों को हम रिगोलिथ कहा जाता है। रिगोलिथ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कई एग्ज़ामों में रिगोलिथ पूछा भी जाता है कि रिगोलिथ किसे कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शन आए तो उसमें आप ये ऑप्शन डालना कि मृदा के कणों को ही रिगोलिथ कहा जाता है और ये अपक्षय या क्षरण के बाद में इसका निर्माण होता है। अब अपन नंबर 2 में बात करें तो उसमें आता है अपना मृदा जनन, के मृदा खुद ही किस प्रकार से मृदा के कणों का निर्माण करती है, जिसे हम पीडोजेनेसिस भी कहते हैं। कि पीडोजेनेसिस क्या होता है? तो पीडोजेनेसिस क्या होता है कि मृदा के कण कई समय में उपस्थित होकर छोटे छोटे भागों में टूटते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। तो वह स्वयं ही मृदा के कणों का निर्माण कर देती है। तो इस प्रकार से मृदा के कणों का निर्माण होता रहता है और मृदा में की मात्रा बढ़ती रहती है। तो हमने देखा कि मृदा किसी भी पृथ्वी का या किसी भी भूपर्पटी का ऊपर का स्तर होता है, प्राथमिक स्तर होता है, जिस पर कि कोई भी वनस्पति आती है, अंकुरित होती है और वह वृद्धि करती रहती है। अब हम मृदा के निर्माण में अपक्षरण, क्षरण भी देखा, मृदा जनन भी देखा कि मृदा के कणों का निर्माण भी कैसे होता है। तो अपक्षय और क्षरण भी 3 विधियों से प्रकृति में संपन्न होता है, जिसमें कि अपना भौतिक विधि आती है, फिजिकल मेथड्स। नंबर 2 पे आता है अपना रासायनिक विधि, केमिकल मेथड्स। एंड थर्ड इज जैविक या बायोलॉजिकल मेथड से किस प्रकार से अपक्षरण क्षय होगा। उसी प्रकार से मृदा जनन में भी भौतिक, रासायनिक और जैविक चरण भी आते हैं। तो अपन सबसे पहले भौतिक चरण या फिजिकल की बात करें तो देखते हैं कि किस प्रकार से मृदा के भौतिक अवयव किस प्रकार से अपने चट्टानों पर प्रभाव डालते हैं और मृदा का निर्माण करते
हैं। तो इसमें है अपना भौतिक या फिजिकल देखते हैं। तो फिजिकल में क्या होता है कि जब वातावरण में कोई भी आर्द्रता बढ़ती है या टकराव होता है या चट्टानों में घर्षण होता है, तो उससे क्या होता है कि चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूटती हैं, उनमें जल भी उपस्थित होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी भौतिक कारक आ जाए जो कि चट्टानों का अपक्षरण कर दे या मृदा के बड़े बड़े कणों को तोड़ दे, जिससे कि मृदा का निर्माण होता है, तो वह अपने भौतिक प्रक्रम में आता है। तो भौतिक प्रक्रम में अपन देखते हैं कि हवा, आर्द्रता या कहीं कहीं पर क्या है कि बर्फ़ भी पड़ जाए, हिम भी हो जाए, बर्फ़, और इसमें चट्टानों में जल भी उपस्थित हो जाए, मतलब तेज़ बारिश भी हो जाए। तो बारिश से भी क्या होता है, तेज़ जब बारिश पड़ती है किसी चट्टान पर, घर्षण बहुत अधिक होता है, तो घर्षणों के कारण बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं और जल भी उसमें उपस्थित हो जाता है, जिससे कि वह दबाव डालता है। दबाव डालने से चट्टानें टूटती हैं। और भी हम देखें तो उसमें प्रकाश आता है, लाइट की इंटेंसिटी या तीव्रता बहुत अधिक होती है। तो लाइट से जब सूर्य का प्रकाश किसी चट्टान पर ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा इंटेंसिटी में पड़ता है, तो वह भी चट्टानें छोटे छोटे भागों में टूट जाती हैं। तो ये एक अपना भौतिक प्रोसेस होता है। तो हम सबसे पहले भौतिक प्रोसेस में जल की बात करते हैं कि जल किस प्रकार से चट्टानों का क्षरण या अपक्षय करेगा। तो हम देखते हैं कि जब बारिश अधिक होती है, किसी ज़्यादा मात्रा में होती है, तो जब बरसात अधिक होती है या अधिक मात्रा में आती है और उसका वेग भी अधिक होता है, वेग कैसा होगा उसका, अधिक होगा, तो यह अधिक वेग से जब चट्टानों पर गिरती है तो चट्टानों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। अपना प्रेशर से क्या होता है कि चट्टानों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं और दरारें पड़ने से उन दरारों के बीच में जल उपस्थित होता है, जल उपस्थित हो जाता है। जल के उपस्थित होने से उनमें दबाव होता है, दबाव उत्पन्न होता है। दबाव उत्पन्न होने से जल एक दूसरे को घर्षण करते हैं, घर्षण करके चट्टानों को इधर उधर खिसकाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से चट्टानों का क्षरण या अपक्षय हो जाता है और चट्टानों के कण छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अपना जो जल था वो भौतिक कारकों में किस प्रकार से निर्भर कर रहा था कि वह बारिश जब अधिक होती है तो अधिक वेग से पानी आया, वह चट्टानों पर गिरा, चट्टानों पर कुछ भी दरार पड़ी, दरार पड़ने से उसमें जल उपस्थित हो गया। जल क्या करता है, चट्टानों के बीच में दबाव डालता है, दबाव डालने से चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं। तो इस प्रकार से जल अपना मुख्य होता है मृदा निर्माण में। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम और भी भौतिक कारकों की बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।